Hello students, how are you? Welcome to today's session. Hi everyone, hello. So we are going to start our today's session. Just wait 1 minute. अरबी में नहीं लिखा है, उर्दू में लिखा है. उर्दू है वो बज़्म रेख्ता लिखा है, बज़्म रेख्ता. क्या लिखा है? बज़्म रेख्ता फाउंडेशन. अरे एक एनजीओ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम लोग को पता नहीं है? भिवंडी में एक एनजीओ है, उसका प्रेसिडेंट हूँ. अच्छा, पता है. हाँ, तो यही भिवंडी वाले को पता है, भिवंडी के बाहर वाले को नहीं. हाँ, तो यही है हमारी फाउंडेशन, एनजीओ है. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं. चलो, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड. और इस ग्रुप में हम डेली 4 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं. चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं. और आई होप तुम लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे होगे. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि ये जो वर्क और हीट है वो रिलेटेड है. और उसके बाद हम समझेंगे थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाए आई होप. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या वर्क एंड हीट इज रिलेटेड. अब देखो, वर्क की बात कर रहे हैं जब हम, क्या क्या करे, तो साल भर से क्या कर रहे थे ये बताओ. साल भर से पढ़ाई किए रहते, क्वेश्चन बैंक देखते, एकदम इजी है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है. आज 25 है. ऑलमोस्ट आपके पास फिजिक्स का पेपर कब है? पेपर कैंसिल होने का इंतजार. वेरी गुड, चलो ठीक है. तो अच्छा, 10 मिनट कुछ इधर उधर की बात, इधर उधर की नहीं, तुमसे ही रिलेटेड, तुम्हारी पढ़ाई से ही रिलेटेड मैं थोड़ा सी डिस्कस कर सकता हूँ क्या? 10 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं. आगे कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं. देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं. एक स्टूडेंट जो साल भर पढ़े हैं, और एक स्टूडेंट अभी अभी जाग रहे हैं, जस्ट जागे. अरे बाप रे, ये क्या, 1 महीने बाद पेपर है. और जो स्टूडेंट साल भर से पढ़ रहे थे, तो साल भर वाले ये कैटेगरी ए बोलते हैं हम. और ये अभी अभी जागने वाले ये कैटेगरी बी. तो कौन हो तुम लोग, ए वाले ए कैटेगरी में आते हो या बी में? ए और बी लिख के भेजो, तो मैं फिर वो हिसाब से स्ट्रेटेजी बताऊं. सब ए. अच्छा, ए वाला रोहित है, रातिका. इंटरमीडिएट. ए और बी के बीच में कौन सा वो लेटर आता है? यही से मैं दो ऑप्शन दिया, ए और बी. अच्छा, ए और सी नहीं बोला. जागे, अभी अभी जागे ना. चलो, दोनों के लिए बता देता हूँ. अब जो साल भर से पढ़ा है ना, तो फिर देखो एग्जाम के 1 महीना पहले क्या आया? क्वेश्चन बैंक. और ये बंदा था होशियार, ये जो साल भर से पढ़ रहा था ना, ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देख रहा था. क्या कर रहा था? टेक्स्ट बुक पढ़ के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देख रहा था. फिर उसको मिला क्वेश्चन बैंक. तो जब वो क्वेश्चन बैंक देखा ना, तो ये बोला इसमें तो सब क्वेश्चन मेरे को आता है. मैं एक्सरसाइज का लेवल थोड़ा सी टफ है. जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है उसका लेवल थोड़ा टफ है, और जो क्वेश्चन बैंक है उसका लेवल थोड़ा इजी है. तो वो पहले ही टफ वाला पढ़ चुका है. तो जब वो टफ वाला पढ़ा और वो क्वेश्चन बैंक 1 महीने पहले देखा, वो बोला ये सब तो एकदम इजी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो मैं तो आराम से कर लूंगा, 70 में से तो 70 आ जाएगा मेरा. ठीक है, चलो, फिर उसको टेंशन नहीं. वो बोला मैं साल भर से पढ़ा हूँ, मेरे को ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं.
मेरे सामने क्वेश्चन बैंक है, मेरे को पता है यही टाइप के आने वाले हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अब देखो वैल्यू की चेंज होगी मगर क्वेश्चन वही टाइप के रहेंगे। अब ये बी कैटेगरी वाले जब क्वेश्चन बैंक देखे ना, तो उनको लग रहा था बोर्ड वाले ना पूरा पेपर दे देंगे इनको। क्या बताएंगे? पेपर कि चैप्टर 1 में से ये वाला एक डेरिवेशन कर लो, ये 3 मार्क्स का आने वाला है। ये वाला एक क्वेश्चन कर लो, ये 2 मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर 2 में से ये एक डेरिवेशन पढ़ लो, ये 4 मार्क्स का। तो ये जो जागे है ना, ये वो कर रहे थे। बट अपने एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं चलता है। जो साल भर से पढ़े वो बोला मेरे को क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो अभी अभी जाके वो क्वेश्चन में नंबर गिन रहे थे, फिजिक्स में 508 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 400 क्वेश्चन, बायो में 600 क्वेश्चन, तो कैसे होगा सर? ये कैसे होगा? एक क्वेश्चन नहीं याद होगा। ऐसा ऐसा हुआ ना, बेइज्जती। तो फिर उनके लिए क्या है कि जाग जाओ, जाग जाओ। कितना दिन बचा है? आज है 25 मार्च, छोड़ दो 25 मार्च को, खत्म हो गया 25 मार्च, ऐसा समझ लो। साल भर जब खत्म कर दिए तो एक दिन भी मत काउंट करो। अब 26 से 31 मार्च कितने दिन बचते हैं? 5 दिन बचे, 5 दिन। अब ये ना पूरा चैप्टर देखे, और उनको पता है 16 चैप्टर है। अच्छा, ये पता है क्या 16 में से 12 चैप्टर किए तब भी 70 मार्क्स ला सकते हो? ये महीने का देख रहे हैं। तो फिर जो अभी अभी जागे है ना, वो अपना टारगेट रखो 12 चैप्टर करने का। ऑप्शंस के साथ है ना। देखो, क्वेश्चन पेपर होता है 98 मार्क्स का। आप पूरा 98 मार्क्स अटेम्प नहीं करोगे, और अटेम्प भी कर ले तो आपको मैक्सिमम कितना मिलने वाला है? आपका पेपर बनेगा, आपका पेपर आएगा हाथ में 98 मार्क्स का, और आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 70 मार्क्स। 71 किसी को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना है? 98 माइनस 70, ये 28। तो जब ये 28 मिलने वाला नहीं है, तो मैं ये 28 पढ़ू क्यों? क्योंकि मैं तो अभी अभी जागा हूं। तो फिर मैं ये 28 मार्क्स का नहीं पढ़ूंगा, मैं 70 मार्क्स का पढ़ूंगा। तो मेरा 50 तो आ जाएगा। तो ये 70 मार्क्स का करने के लिए इसको कम से कम 12 चैप्टर पढ़ना है। तो अब तुम जो जागे हो, वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ 12 इजी चैप्टर लेने की। कितना इजी? कौन कौन से? अब मैं बता देता हूँ। 12 चैप्टर के नाम भी बता दूं आपको। 1 है रोटेशनल डायनामिक्स, 2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड वाला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, फोर्थ वाला है थर्मोडायनामिक। समझे? फिफ्थ वाला ले लो ऑसिलेशन, सिक्स्थ वाला ले लो वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसके बाद सेवंथ वाला ले लो एसी सर्किट, एट्थ वाला ले लो मैग्नेटिक मटेरियल, नाइन्थ वाला ले लो डुअल नेचर, 10th वाला ले लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, 11th वाला ले लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और एक 12th बच गया। 12th के लिए आप क्या ले सकते हो? और कोई है इजी? रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, मैकेनिकल, केटीजी, थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, एसी सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल, डुअल नेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, 16th वाला सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स। जो भी आपको लगता है, चलो ये एक तुम डिसाइड करो, डिसाइड इट बाय यूर सेल्फ। तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा लेना है। जब आप ये मार्क्स जोड़ोगे ना, ये 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, ऊपर के 4 चैप्टर का मिला के कितना हो गया? 28 मार्क्स। हुआ कि नहीं हुआ?
28 मार्क्स सिर्फ ये 4 चैप्टर, बाकी ऑसिलेशन का होगा 5, इसका होगा, देख लेना। तो जब सब ये आप ऐड करोगे ना तो आपका 70 से ज्यादा ही आएगा, मोर देन 70 आने वाला है तुम जब सब ऐड करोगे। अच्छा, वे ऑप्टिक्स ले लो तो फिर यही 12 चैप्टर पढ़ो ना, तुमको पता है वो 28 मार्क्स तुमको 98 71 जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, तो बाकी का 28 मार्क्स क्यों पढ़ने का। वो 28 मार्क्स ना थोड़ा सी रिस्की है, क्योंकि सेक्शन 1 रहता है, सेक्शन ए में क्या है, 10 MCQs है और 8 वेरी शॉर्ट आंसर है, और ये कंपलसरी होता है क्या। तो जो 4 चैप्टर छोड़े हो, अगर उसमें से पूछ लिया, मैक्सिमम 8 मार्क्स का पूछेगा, तो ये 18 मार्क्स में से 8 चले गया, कितना बचा, 10, और फिर बाकी कर लो। 8 मार्क्स जाने वाला है तुम्हारा, 70 मार्क्स के लिए रेडी हो रहे थे, 60 का तो अटेम्प्ट कर ही लोगे अगर 12 चैप्टर्स भी पढ़े तो। अब देखो कितने स्टूडेंट यहाँ पे जिनका कॉलेज एक भी दिन नहीं खुला है क्या, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका कॉलेज एक भी दिन नहीं खुला। हाँ, तो प्रैक्टिकल तो किए नहीं आप, तो अब प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स होता है, और मैं ना 7 साल से पढ़ाया हूँ, मैं कितने साल से पढ़ाया हूँ, 7 साल से, और पिछले 3 साल से ना अपने कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स होते हैं मेरे कॉलेज में, उनको मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स मैं देता हूँ। तो मेरे को पता है 27 से कम किसी को भी नहीं देना है। किससे कम, एकदम गया से गया भी स्टूडेंट है ना तो उसको 27 मिलता है। तो चलो तुम ये 27 पकड़ लो ना, थ्योरी का 10 मार्क्स गया 60, प्रैक्टिकल का 27 कितना हो गया 87। एक महीने में 87 बुरा है। पूरी क्लास को 30 नहीं दे सकते, ये देखो हमित और लोकेश दोनों को पता है या तो हमित को 30 मिलेगा या तो लोकेश को मिलेगा। तो फिर ये 27 या तो 25 ले लो ना, चलो सेफ साइड के लिए, अपने आप को एकदम निचली कैटेगरी में, लोअर कैटेगरी में रख के भी आप देख रहे हो 25 मिल रहे हैं। थेरी में 60 की जगह 50 ले लो, अभी भी 75 स्कोर कर सकते हो। कितने चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर। कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक में से 70% टू 80% आएगा। देखो मैं ना क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, और मेरे को पता है कि 70% से 80% तक का सिलेबस क्वेश्चन बैंक में कवर हो चुका है। तो अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रट लेते हो, मतलब आप 80% सिलेबस कवर कर लिए। अब सिलेबस के बाहर का तो पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला है क्या सिलेबस के बाहर का, और ये साल क्या चला है मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के, वो भी 12 चैप्टर, कितने चैप्टर्स पढ़ना है, 12, तो कितना मार्क्स आ जाएगा, 80। 80 मार्क्स आराम से आने वाला है, पूरा क्वेश्चन बैंक रट लो। ये 12 चैप्टर में से 12 चैप्टर जो चूज किए हो, फिर एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। मगर जब 12 चैप्टर आप चूज कर रहे हो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तुमको। अगर क्वेश्चन छोड़े तो फिर तो मसला है। सर बोले थे 12 चैप्टर पढ़ने का, बट जो फर्स्ट वाला बोले थे उसमें से ऊपर का 4 पढ़े, 1 2 3 4, और नीचे का 4 पढ़े नहीं, तो फिर नीचे का 4 पूछ लिया। तो फिर ये ऐसा नहीं चलेगा, जो चैप्टर पढ़ रहे हो कंप्लीट पढ़ो। कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से, 70% गारंटी।
मगर पूरा पढ़ना। कितने चैप्टर्स? 12 चैप्टर्स। अगर आपको 90% चाहिए, अगर आपको 90% चाहिए तो फिर एक्सरसाइज पढ़ो और प्लस क्वेश्चन बैंक पढ़ो। जब आप एक्सरसाइज पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, बाकी समझ में सब आने वाला है। तो फिर ये 90% वाले स्टूडेंट करो। क्वेश्चन बैंक होने के बाद अब मसला क्या होगा? क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लिए, है ना? पढ़ लिए क्वेश्चन बैंक। कितने चैप्टर्स? 12 चैप्टर्स। अब आप क्वेश्चन बैंक में देखे थे वैल्यू थी 30 मीटर पर सेकंड, अब एग्जाम में आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इतना तो कंसीडर कर सकते हो ना, 30 की जगह 20 रहेगा। तो अगर इससे भी बचना है तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करके चले जाना। क्वेश्चन बैंक होने के बाद टेक्स्ट बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लोगे, बट न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आएगा? मैक्सिमम 15 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल होता है 70 में से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी क्या करना है तुमको? 12 चैप्टर पढ़ना है। टाइम टेबल बना लो। ऐसा देख लो कि 24 दिन है। कितने दिन है? 24 दिन। एक चैप्टर 2 दिन। अगर 2 से ज्यादा दिन पढ़ रहे हो मतलब तुम नुकसान कर रहे हो तुम्हारा। फिर तुम्हारा 70 मार्क्स में से कम होते जा रहे हैं। 70 मतलब आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, हाँ मैं 70 मतलब आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ। टारगेट सेट करो, 12 चैप्टर इन 24 डेज। सबसे इजी वाला चैप्टर कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है कि वो आज तक फिजिक्स की बुक नहीं खोला? यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो आज तक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक नहीं खोला? कोई ऐसा है कि जिसको ये नहीं पता रोटेशनल डायनामिक्स है या नहीं है? एक ना एक चैप्टर तो पढ़े रहोगे ना। मैं ये होप कर रहा हूँ कि अगर आप 12th में हो तो एक चैप्टर तो हुआ रहेगा अच्छे से, कि वो भी नहीं हुआ है? 9 से 10 चैप्टर हो गए। देखो शिवम के, शिवम को सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने गए, 4 चैप्टर इजी है। तो बस तुमको टारगेट ऐसा बनाना है कि एक चैप्टर 2 दिन क्वेश्चन बैंक। क्या? क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट, एक भी नहीं छोड़ना है। पूरा कंप्लीट, एक भी दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन बैंक दे दिया है, रटना स्टार्ट करो। और बाकी मैं हूँ यहाँ एग्जाम तक, मैं रोज 4 बजे तुमको यहीं मिलूंगा। तो बस 12 चैप्टर हो गए, रिवाइज करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो वही क्वेश्चंस की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो 4 पॉइंट लिखना है। आप 2 मार्क्स का 2 पेज तो भरोगे नहीं। तो क्वेश्चन तुमको दे दिया, 1 मार्क्स का इतने क्वेश्चन, 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन, 3 मार्क्स के इतने क्वेश्चन। अब तुम ये 12 चैप्टर कर रहे हो तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब करो। मेरा ऐसा बोलना है, ये 12 चैप्टर की थ्योरी भी कर लो और न्यूमेरिकल भी करो। एटलीस्ट 1 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल करो। 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए। आपको देखो क्वेश्चन बैंक दिया है, एमसीक्यूज देखे, एमसीक्यूज में 3 न्यूमेरिकल पे रहता है। तो तुमको 12 चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल 3 एमसीक्यू मतलब 36 एमसीक्यू रटना है। 36 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, फिर 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मोबाइल में है, सब जगह है। बस उसको बैठ के पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करो, लिख के पढ़ो, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो।
समझा क्या? तो आई होप मेरा ये 20 मिनट्स वेस्ट नहीं गया होगा। तो अभी जो आज जागे है, मतलब जो अभी अभी जागे है, वो अपना टारगेट कर लोगे। 12 चैप्टर 24 डेज, खत्म, किनारे, हो गया फिजिक्स। बाकी आप रोज यहाँ आओ, फिजिक्स से और प्यार हो जाएगा। बट ये 12 में फिर सर 11 कर सकते हैं क्या? सर 10 कर सकते हैं क्या? सर सिर्फ थ्योरी किए तो कैसा रहेगा? सर सिर्फ न्यूमेरिकल किए तो कैसा रहेगा? तो सिर्फ थ्योरी करना है तो पूरा 16 पढ़ो। समझ में आ रही है बात? अगर सिर्फ थ्योरी करना है तो फिर 16 पूरा पढ़ो। ये 12 मतलब मैं बोला कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का, एक एक क्वेश्चन, बस। और वो 4 छोड़ दिए तो वो 4 को फिर देखना नहीं है। वो 4 को देखना नहीं है, ऐसा रख देना है कि वो रिड्यूस हो चुका है, वो भी साथ में सिलेबस के साथ रिड्यूस हो गया। नहीं तो तुम उसका 4 का टेंशन लेके बैठोगे, यहाँ 12 में से आधा पढ़ोगे, आधा छोड़ोगे और खुश होके जाओगे। अब्दुल्ला सर तो स्ट्रेटेजी बताए थे, 12 चैप्टर 60 मार्क्स। ये क्या, मैं तो फेल हो गया? 12 चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप फेल हो रहे हो? तो मैं ये ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताया था। सुबह 7:30 बजे लाइव लेक्चर होता है। क्वेश्चन बैंक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक का सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक डेली होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनको पता है, अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। अरे अब भी तो बताया मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कहाँ गए इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट? ये देखो, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशन, वेव, एसी सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल, डुअल नेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और यहाँ पे जो आपको 12th वाला एक चूज कर लो। 11 बता दिया, 12वां आप वेव मोशन करना, सॉरी वेव ऑप्टिक्स कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो। चलो ठीक है। अभी आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ चलो, ओके फाइन, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देखो, वर्क और हीट रिलेटेड है। वर्क एंड हीट आर रिलेटेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम। हमको ये देखना है वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव कब होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और वर्क डन क्या होगा? प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होता तब तक वर्क डन नहीं होता। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डीवी जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो, पिस्टन पहले अपनी जगह पे था, पहले पिस्टन अपनी जगह पे था, बाद में पिस्टन कहाँ पे गया? आगे गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पिस्टन कहाँ पे मूव हुआ? आगे। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा ना। पहले था वॉल्यूम 8, बाद में वॉल्यूम हो गया 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? +2 आया। +2, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा? जब एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन हुआ है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलना है? जब पिस्टन आगे मूव हुआ। पिस्टन आगे मूव होगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब वॉल्यूम
इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपांशन हुआ। हाँ, गैस एक्सपांड हुई, वर्क डन पॉजिटिव। चलो, अब ये बीच बीच में सब तुम्हारे स्ट्रेटेजी वाला आ गई स्लाइड। एक मिनट, एक मिनट। अब हम बोल रहे हैं वर्क डन निगेटिव। तो वर्क डन निगेटिव कब होगा? जब पिस्टन अंदर मूव होगा। पहले था वॉल्यूम 10, जब पिस्टन अंदर मूव हुआ तो वर्क डन कम हो गया, डिक्रीज हुआ, 8 हो गया। फाइनल वॉल्यूम क्या है? तो हम जब चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 8, 8 माइनस 10, -2 आ गया। अगर चेंज इन वॉल्यूम माइनस है तो वर्क डन भी क्या होगा? माइनस। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना। वर्क डन निगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। कॉम्प्रेस्ड हुई या एक्सपांड हुई? गैस कॉम्प्रेस्ड हुई या एक्सपांड हुई? बताओ। कॉम्प्रेशन हुआ है। वेरी गुड। समझा ये? तो वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है। और अगर पिस्टन मूव ही नहीं होता है, पिस्टन अपनी जगह पे है, ना पिस्टन आगे गया ना पिस्टन पीछे आया, आगे भी नहीं गया पीछे भी नहीं आया, तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, तो वर्क डन कितना है? 0 है। चलो चलो, ये बात समझ में आती है ना अपने को? समझ में आती है? अंडरस्टूड। अब वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन है P इंटू dV। ये सबको समझता है? ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब देखो, यहां पे मैं तुमको बताता हूं, 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम क्या बोल रहे हैं? जब वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम क्या हुआ? चेंज हुआ। मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 नहीं है, तो वर्क डन भी हुआ। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द प्रोसेस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डायरेक्ट डायरेक्ट यूज दिस फॉर्मूला। बट फिर आपको इंटीग्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। व्हेन वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ये कब यूज करोगे? व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज हो गई, बट अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी क्या हुआ? चेंज हुआ, तो आप इंटीग्रेशन, यूज इंटीग्रेशन। नहीं नहीं नहीं, अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं पता है क्या? तो अब मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा VI/V/F P/dV। ये वर्क डन का फॉर्मूला है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब आप प्रेशर को बाहर ले लोगे, VI/V/F/dV। और इसको हम क्या लिखते हैं? VF-VI। हाँ, P/dV मतलब P इंटू VF-VI। ये क्या है? तुम्हारा वर्क डन है। इंटीग्रेशन जब भी आएगा मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, इफ
प्रेशर इज कांस्टेंट इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस ये इतना याद रखना है। इंटीग्रेशन कब यूज करोगे? इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे हम? प्रेशर चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा तो इंटीग्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला। देखो यहां पे लिखा है W is positive, DU is negative and therefore we can write। अच्छा चलो ठीक है। अब दो चीज होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये पता है क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम? एक पिस्टन लिया हूं, एक पिस्टन लिया हूं, अंदर कौन है? गैस के मॉलिक्यूल्स है। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? पिस्टन पे जाके कोलिजन कर रहे हैं। ये गैस मॉलिक्यूल क्या किए? पिस्टन पे जाके पिस्टन से जाके कोलाइड किए। तो आप बोलोगे पिस्टन मूव हो गया ना, और पिस्टन क्या हुआ? मूव हो गया। एक्सपांड हुआ। तो ये पिस्टन को कौन मूव करवाया? पिस्टन को कौन मूव करवाया? गैस के मॉलिक्यूल्स। वर्क डन कौन किया? वर्क डन कौन किया? और यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मैं हीट ट्रांसफर नहीं किया था। मैं क्या बोला कि मैं हीट तो ट्रांसफर नहीं किया था, फिर भी एक्सपांशन हुआ। तो ये मॉलिक्यूल्स वर्क डन किए। तो जब मॉलिक्यूल्स कुछ काम करेंगे सिस्टम पे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। वर्क डन पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ कि ऑन द सिस्टम हुआ? ये फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूं या सेकंड? बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब अंदर वाली चीज, ये गैस। बाय द सिस्टम। वर्क डन W क्या रहेगा? पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है, जब सिस्टम काम करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो निगेटिव रहेगी। समझ में आ रहा है? जब वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव रहेगी। अब ये इसका उल्टा देखते हैं। अब क्या हुआ? ये पिस्टन आया, ये पिस्टन यहां से आया और ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ये पिस्टन गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव किया और इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा ना, तो ये मॉलिक्यूल्स को धक्का दिया क्या? मॉलिक्यूल्स को धक्का दिया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो स्पीड इंक्रीज हो गई।
मॉलिक्यूल को पुश करना मतलब मॉलिक्यूल्स के मोशन को बढ़ा देना। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब वही एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है और ये डिक्रीज हुआ है, तो वर्क डन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। समझ में आ रहे क्या? वर्क डन जब सिस्टम पे होता है तो वो निगेटिव आता है और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आती है। वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव रहेगी। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आगे बढ़ू, समझ गया? जब W पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव, जब W निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। तो दिस मीन्स दैट W इज पॉजिटिव, DU इज निगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। अगर W पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव, अगर W निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। तो ये कोई भी इक्वेशन, मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लिए। In practice, the internal energy can be changed by both ways. दोनों ways से change होती है। Therefore, we consider the effect of both together. Write the total change in internal energy as du is equal to q minus w. What is du? du क्या है? Change in internal energy. Change in internal energy. q क्या है? हीट एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं या रिलीज हो रही है, वो डिपेंड करता है। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है। तो ये समझ में आ रहा है? एक है इंटरनल एनर्जी, एक है हीट एनर्जी और एक है वर्क डन। चलो, अब मैं क्या किया, मैं 200 जूल एनर्जी दिया। मैं सिस्टम को कितनी एनर्जी दिया? 200 जूल, और वो काम किया सिर्फ 100 जूल का। तो बाकी की 100 जूल कहाँ गई? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, सिस्टम में। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? मैं सिस्टम को एनर्जी, मैं तुमको दिया 200, तुम सामान लाए 100 रुपए का, तो 100 रुपया गया कहाँ? तुम्हारी जेब में। तो मैं सिस्टम को दिया था 200, सिस्टम सिर्फ काम किया 100 का, बाकी 100 गया कहाँ? सिस्टम की जेब में। तो सिस्टम के पास जो पैसा था वो बढ़ गया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। 100 जूल का झोल कर दिया, ये गया कहाँ भैया? मैं तो तेको 200 दिया था, तू काम किया 100 का, तो बाकी 100 गया कहाँ? तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। इंटरनल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। मैं तुमको दिया था 200, तुम काम किए 100 का, 100 कहाँ गया? तुम्हारी जेब में। हाँ, खा लिया हूँ, तुम्हारे पेट में गया, जेब में नहीं, पेट में। तो वैसे ही इन सिस्टम को दिया मैं 200, वो सिर्फ काम किया 100 का, तो 100 गया कहाँ? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है ना? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। आगे चलू, अब मैं सिस्टम को दिया, अब देखो यहाँ पे ये माइनस, अच्छा ये क्या हुआ? कॉम्प्रेस हुआ। कॉम्प्रेस हुआ तो वर्क डन निगेटिव रहता है। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सिस्टम पे। मैं सिस्टम पे काम किया कितना? 100 जूल का, और ये एनर्जी रिलीज कर दिया 200 जूल। समझ में आ रहे? अब मैं पिस्टन को मूव किया,
कहाँ पे? अंदर ढकेला। जब मैं पिस्टन को अंदर ढकेला तो मैं वॉल्यूम डिक्रीज किया, बट यहाँ पे मैं 100 जूल का ही वर्क डन किया। पिस्टन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यही से निगेटिव साइन है। वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ, यही से निगेटिव साइन है। मैं वर्क डन किया 100 जूल का, और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर दिया 200 जूल। तो मैं तो 100 जूल का ही काम किया था, 100 जूल रिलीज करना चाहिए, तो वो 200 जूल रिलीज कर दिया। तो 100 जूल और कौन कहां से आई? सिस्टम अपनी तरफ से दिया ना। इंक्रीज कैसे होगा? मैं सिस्टम पे काम किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम कितने का वर्क डन किया? 100 जूल का। बट जब मैं ये पिस्टन को अंदर पुश किया तो ये 200 जूल हीट निकाल दिया। मैं बोला मैं तेरे को 100 निकालने बोला था, तो 200 क्यों निकाला? वो बोला मैं 100 अपनी तरफ से लगा दिया। तो वो बोला जब मैं 100 अपनी तरफ से लगा दिया तो उसका 100 कम हो गया। किसका 100 कम हुआ? क्या 100 कम हुआ? तेरे पास 100 आया कहाँ से? मेरे पास था, मेरी इंटरनल एनर्जी थी भैया, मैं उसमें से दिया। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, हाँ इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव रहेगी। वो कुछ, हाँ ये एक क्वेश्चन अच्छा है, कहाँ ऊपर चले गया? अरे भैया रुको। देखो शेख बुशरा क्या बोल रही है, सर जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। कब होगी पॉजिटिव? जब हीट रिलीज नहीं होगी। मैं इंसुलेटेड सिस्टम ले लिया हूं, सिस्टम में से हीट निकलने नहीं दूंगा, मैं इसको पुश कर दूंगा। तो एनर्जी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो सिस्टम के अंदर वाली एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो ये केस में पॉजिटिव होगा। बट मैं किया 100 और ये हीट रिलीज भी कर दिया। क्या किया? हीट रिलीज भी किया। कितना रिलीज किया? 200। मैं इस पे काम किया था 100 का, और ये हीट रिलीज किया 200। तो एक्स्ट्रा कुछ रिलीज हुई क्या? तो एक्स्ट्रा कहां से रिलीज किया? या तो इसको ऐसा समझ लो ना, देखो एक आसान तरीके से बता देता हूं। कितनी हीट दिए थे? 100 जूल। कितना काम किया? 50 जूल। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ हाँ, इजी इजी करके बता रहा हूं। मैं दिया 100 जूल, ये काम किया 50 जूल का पॉजिटिव। मैं दिया 100 जूल, ये काम किया 200 जूल का। मैं दिया 100 जूल, ये काम किया 200 जूल का निगेटिव। बस ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या? ये इतना याद रखो, आगे फिर कुछ आएगा तो बताता हूँ। मैं दिया उसको 100, वो काम किया 50, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो पॉजिटिव। मैं दिया 100, वो काम किया 200 का, इंटरनल एनर्जी 100 कहाँ से आया? इंटरनल अपनी तरफ से दिया, इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो गई। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है पॉजिटिव, जब इंटरनल एनर्जी कम होती है तो निगेटिव। अब वो डिपेंड करता है कि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है या नहीं रिलीज कर रहा है। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा देता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा समझने के लिए ना एक आगे का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पहले। चलो आगे बढ़ते हैं तो पीछे का थोड़ा सा क्लियर होगा। अब मैं सिस्टम पे काम किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम 200 जूल, और ये हीट रिलीज किया 200 जूल। मैं इसको दिया 200, ये रिलीज कर दिया 200। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई क्या? या तो ऐसे भी देख सकते हो, मैं उसको हीट सप्लाई किया 200 जूल और ये वर्क डन कर लिया 200 जूल का,
तो हीट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? कौन चेंज हुई क्या? नो चेंज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ये समझ में आ रहा है? हाँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम इजी बता देता हूं मैं। हीट दिए 200, काम किया 100, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव? हीट दिया 200, काम किया 100, पॉजिटिव। हीट दिया 200, वर्क डन किया 300, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव। हीट दिया 200, काम किया 200, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ये पॉइंट याद रखो, बाकी आगे बताता हूं। चलो, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना है। अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे वी आई को ले लेता हूं इनिशियल वॉल्यूम। बाद में क्या हुई? एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, डबल हो गई ना। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर। हाउ मच वर्क इज डन इन द प्रोसेस? पी कांस्टेंट बोला क्या? पी कांस्टेंट बोला, क्वेश्चन में पी कांस्टेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जब पी कांस्टेंट होता है तो मैं क्या बोला था? विदाउट इंटीग्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल। प्रेशर को मैं क्या लिखूंगा? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम है क्या? माइनस इनिशियल। तो 2v में से एक v निकाल दो, तो वी आई इनिशियल वॉल्यूम बचा। समझ में आ रहा है? अच्छा, वॉल्यूम डबल हो गया मतलब कितना चेंज हुआ? देखो वो कैसे किया है, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या था? 2 इनिशियल वॉल्यूम था, तो ये वी आई कट गया, मतलब 1/2 पॉइंट हाफ से चेंज हुआ है। रेशो निकाला है चेंज इन वॉल्यूम का। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिया है? 0.5 इंक्रीज हुआ है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये वर्क डन ऑन द गैस हुआ है या बाय द गैस हुआ है? वॉल्यूम बड़ा है ना, तो गैस वर्क डन की है या गैस पे वर्क डन हुआ है? यहाँ पे नीचे लिखा है इज दिस वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस। गैस पिस्टन को पुश की या पिस्टन गैस को पुश किया? बाय द सिस्टम हुआ है। हाँ, हाउ डू यू नो दिस? कैसे पता चला तुमको? बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस, बोल देना वॉल्यूम एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, कॉम्प्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल बहुत। अब थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहली 3 लाइन में डेफिनेशन दिया है, इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख के आप क्या क्या मेजर कर लेते हो या ऑब्जर्व कर लेते हो,
सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो तुम वॉल्यूम मेजर कर लोगे क्या? पिस्टन हिल नहीं रहा है, पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, तो हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं ना। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं क्या? प्रेशर मेजर कर सकते हैं क्या? डेंसिटी मेजर कर सकते हैं क्या? मास ऑफ द गैस मेजर कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर सकते हैं क्या? तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक क्या क्या मेजर कर सकते हो आप वॉल्यूम मेजर कर लेते हो, आप टेम्परेचर मेजर कर लेते हो जब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब शांत है, ज्यादा हलचल नहीं है। ये प्रॉपर्टी, a property is also called as state variable of the system. State variable, we will use the term variable to describe the character. For example, pressure, volume, temperature, density and mass of the system are some of the state variables. ये एग्जाम्पल दिया है। These are measurable properties and are called macroscopic variable. मैक्रो, ये मैक्रोस्कोपिक हो जाता है। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये वेरी स्मॉल। ये एक मॉलिक्यूल को जब मैं स्टडी करता हूँ ना तो वो माइक्रो आ जाता है। ये केटीजी में पढ़ रहे थे, मैक्रो वाले को हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। केटीजी में मैं एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेजर कर रहा था, केटीजी में हम एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेजर कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो वो केटीजी था। अब यहाँ पे पूरी गैस का वॉल्यूम, पूरी गैस का टेम्परेचर, पूरी गैस का प्रेशर, समझ में आ रहा है? गैस इनक्लोज किए हो, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव हो रहे हैं क्या? तो हम ना एक मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी में हम एक एक मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यही इस डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। तो हमको याद रखना है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये तीन इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। अब सिस्टम वेरिएबल ना दो टाइप के होते हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब समझ लो इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, प्रेशर, टेम्परेचर। एक्सटेंसिव मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द साइज। कैसे समझोगे? तो इसको समझने के लिए मैं बहुत इजी तरीके से समझा दे रहा हूँ, एकदम ध्यान देना। बस 2 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक चैम्बर है, ये एक कंपार्टमेंट है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स। अब मैं ये क्या किया, ये कंपार्टमेंट ने ना बीच में एक वॉल लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या लगा दिए यहाँ पे? बीच में एक वॉल लगा दिया, हाफ कर दिया, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ना टेम्परेचर गैस का था 30, तो अभी ये वाले का 15 और ये वाले का 15 हो गया। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ क्या साइज चेंज करने के बाद? तो साइज पे डिपेंड है क्या? साइज पे डिपेंड है टेम्परेचर? साइज पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। अच्छा, फिर मैं वॉल लगाया तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही है या हुआ? तो साइज पे डिपेंड है ना। तो वॉल्यूम इज नॉट इंटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
फिर मैं ये बीच में लगा दिया, प्रेशर आधा हो गया क्या? पहले ये वॉल पे कितना प्रेशर कर रहे थे? 5। जब मैं आधा किया तो 2.5 हो गया क्या? फिर आधा करूंगा तो 1.5 हो जाएगा क्या? सिर्फ एक वॉल लगा रहा हूं। प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा? डिवाइड करने से क्या होने? कांस्टेंट। तो प्रेशर डिपेंड है क्या? प्रेशर नहीं चेंज होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया भी कम होते जा रहे, फोर्स भी कम होगा बट प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिव। अच्छा, सिस्टम का मास चेंज हुआ क्या? पहले 5 kg था, आधा किया तो ये 1.5 और ये 1.5 की, ये दोनों 5-5 है। हाफ करने पे मास हाफ हुआ। तो मास क्या है? एक्सटेंसिव है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव है। समझ में आ रहा है? तो देखो, इंटेंसिव वेरिएबल मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करते। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब साइज पे डिपेंड करते हैं। टोटल मास, 5 kg गैस लियो, कंपार्टमेंट आधा किया तो 5 kg यहाँ, 5 kg यहाँ नहीं मिलेगा। टोटल मास हाफ हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी, पहले 500 जूल थी एनर्जी, आधा करने पे 250 जूल, 250 जूल हुई क्या? यस और नो? तो जो साइज पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव, जो साइज पे डिपेंड नहीं होता है इंडिपेंडेंट होता है। याद रखना है, इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। किस पे इंडिपेंडेंट? सिस्टम की साइज पे। समझा ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है क्या? सब समझ में आ रहे? वेरी गुड, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। कुछ पूछना है? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ने यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेते हैं, काइनेटिक थ्योरी पे है। हाँ, वेट वेट, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा सी अच्छा वाला क्वेश्चन मिले तो पूछूं। चलो ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ो और आंसर दो। टेम्परेचर स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जाते जाते फीडबैक दे दो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।